हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सी एस लॉ इनसाइड। मैं आपका दोस्त, आपका भाई आयुष आपके लिए लेकर आया हूँ यूनिट 4। हमने यूनिट 1, 2, 3 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग करने वाले हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट का यूनिट 4 कंप्लीट। और जिसने भी ये पूरी सीरीज़ देखी है यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 तक, उसका आज 21 मार्क्स का ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा। एंड एलएलबी हमने ऑलरेडी किया है तो वो 6 मार्क्स का कंप्लीट हो जाएगा, यानी 27 मार्क्स के आपने अपने सिलेबस को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया। आई होप कि तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया होगा। अगर नहीं की हो तो भाई स्टार्ट कर दो, अभी टाइम नहीं है तुम्हारे पास। चलो यूनिट 4 जल्दी से स्टार्ट करते हैं एंड ख़त्म करते हैं। यूनिट 4 बात करता है अनपेड सेलर्स के बारे में। अनपेड सेलर्स कैसे सेलर्स होते हैं? अनपेड सेलर्स जो सेलर्स होते हैं उनको पैसा नहीं मिलता है। सपोज करो ये गुड्स मैं तुम्हें बेच देता हूँ और तुमने मुझे इसके बदले में पैसा नहीं दिया, तो मैं क्या अनपेड सेलर कहलाऊंगा? हाँ, मैं अनपेड सेलर कहलाऊंगा। तो अनपेड सेलर वैसे सेलर हैं जो कि कैश सेल करते हैं, यानी कोई गुड्स पैसे पे बेचते हैं लेकिन कैश उनको रिसीव ही नहीं होता है, या फिर वो क्रेडिट पे बेचते हैं। सपोज करो ये पेन मैंने तुम्हें बेचा 7 दिन के क्रेडिट पे, 7वां दिन बाद 7 डेज आफ्टर 7 डे तुम्हें मुझे पेमेंट करना था, लेकिन तुमने मेरे को पेमेंट नहीं किया। तो क्या मैं अनपेड सेलर हूँगा 7 डे के बाद? हाँ, मैं 7 डे के बाद अनपेड सेलर हूँगा, लेकिन 7 डे से पहले मैं अनपेड सेलर नहीं कहलाऊंगा। तुमने मान लो मुझे चेक दिया और वो डिसऑनर हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज दिया वो डिसऑनर हो गया, तो क्या मैं अनपेड सेलर कहलाऊंगा? हाँ, तब भी मैं अनपेड सेलर कहलाऊंगा। यानी 3 केसेस में अनपेड सेलर तुम बन जाओगे। जब सेलर ने कैश सेल किया, उसको पैसा नहीं मिला, क्रेडिट पे बेचा और क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हो गया, एंड तुमने चेक किया, बिल ऑफ एक्सचेंज दिया और वो डिसऑनर हो गया। चलो 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 चलो, अब यहाँ एक एक्सेप्शन है। प्रोवाइडेड एट का मतलब होता है एक्सेप्शन। हाउएवर तुम इसको कह सकते हो इंग्लिश में। प्रोवाइडेड क्या? मान लो कि बायर मुझे अमाउंट ऑफर कर रहा था, लेकिन मैंने बोला कि नहीं नहीं भाई, आज दिन अच्छा नहीं है, आज मंगलवार है, आज सोमवार है, आज मैं नहीं लेता पैसा, मैं बुधवार को पैसा लूंगा। तो उस सिचुएशन में सेलर ने पैसा लेने से मना किया, बायर ऑफर कर रहा था, सेलर ने मना किया, तो क्या अब मैं अनपेड सेलर कहलाऊंगा? नहीं, उस सिचुएशन में मैं अनपेड सेलर नहीं कहलाऊंगा। जहां बायर ऑफर करे और सेलर एक्सेप्ट ना करे, तो वो सिचुएशन में अनपेड सेलर के पास अनपेड सेलर का राइट नहीं होगा, यानी वो अनपेड नहीं कहलाएगा। अब अनपेड सेलर सेक्शन 46 बोलता है कि अनपेड सेलर के पास कुछ राइट्स हैं जो उसके गुड्स के खिलाफ अगेंस्ट भी हैं और बायर के अगेंस्ट में भी। बायर के अगेंस्ट भी पर्सनल उसके पास राइट है, उसको हम लोग राइट इन पर्सोनम बोलते हैं। एंड गुड्स के अगेंस्ट भी राइट है। गुड्स के अगेंस्ट क्या क्या राइट है? गुड्स के अगेंस्ट अगर देखें तो 3 राइट है। एसएलआर मतलब स्टॉपेज इन ट्रांजिट, यानी गुड्स को ट्रांजिट में रोक सकता है सेलर। अनपेड सेलर लियन कर सकता है, एक्सरसाइज एंड रीसेल कर सकता है। अब एक और सिनारियो है, ये है विथ होल्ड डिलीवरी। इसका क्या मतलब होता है? देखो, लियन, स्टॉपेज इन ट्रांजिट और रीसेल तीनों में क्या होता है? ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाता है, पोजीशन जो है सेलर के पास है, ठीक है। लेकिन यहाँ एक सेकेंड केस भी है जहाँ पे अभी ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है और पोजीशन भी सेलर के पास है। ना ऑनरशिप ट्रांसफर हुआ है ना पोजीशन ट्रांसफर हुआ है। उसमें सेलर क्या कर सकता है? अपना गुड्स को विथहोल्ड कर सकता है, यानी रोक सकता है। इसको हम लोग कॉजी लियन भी बोलते हैं, ये हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। तो सेलर के पास बायर के अगेंस्ट भी राइट है, गुड्स के अगेंस्ट भी राइट्स है। गुड्स के अगेंस्ट क्या क्या राइट है? स्टॉपेज इन ट्रांजिट, लियन एंड रीसेल, एंड एक एक्स्ट्रा भी है कॉजी लियन, जिसको विथहोल्ड डिलीवरी भी बोलते हैं। एंड बायर के अगेंस्ट में क्या क्या राइट है वो हम लोग सेक्शन 55 से इसी यूनिट में आगे पढ़ेंगे। अब बात करते हैं राइट अगेंस्ट गुड्स। गुड्स के अगेंस्ट क्या क्या राइट है? यानी मेरे को पैसा नहीं मिला तो मैं गुड्स के साथ क्या क्या कर सकता हूं? राइट ऑफ लियन, सेक्शन 47 बोलता है लियन। सपोज करो तुम ये पेन लेने आए मेरे से, मैंने ये पेन तुम्हें सोल्ड किया, ठीक है, लेकिन अभी मैं तो सोल्ड जैसे किया, मैंने बिल बनाया, तुम ऑनर बन गए, लेकिन अभी भी इसका पोजीशन यानी अभी भी है ये मेरे पास, क्योंकि मैंने बोला इसे मैं शाम में डिलीवरी दूंगा। कब डिलीवरी दूंगा? शाम में, तो पोजीशन मेरे पास है। अब मेरे को पता चला कि तुम इंसॉल्वेंट हो गए, तुम्हारा दिवालिया निकल गया, तुम अब मुझे पैसा मेरे को पेमेंट नहीं कर सकते, तो उस सिचुएशन में मैं क्या कर सकता हूँ? ये गुड्स जो मेरे गोडाउन में पैक हो रहे हैं, मैं गोडाउन में ही रोक दूंगा कि भाई अब इसका डिलीवरी नहीं करना है, क्योंकि जो सामने वाला था वो इंसॉल्वेंट हो गया है, अब वो मेरे को पेमेंट नहीं दे सकता है। यहाँ तक क्लियर है? इसी को हम लोग बोलते हैं लियन। रिटेन पोजीशन, यानी जो पोजीशन तुम्हारे पास है उसको तुम अपने पास में ही रहने दिया, रिटेन कर लिया तुमने, उसको आगे जाने ही नहीं दिया। अपने गोडाउन में था, अपने गोडाउन में रोक लिया, उसको रोक लिया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 47
द सेलर रिटेन द पोजीशन ऑफ गुड्स इन कैपेसिटी ऑफ अनपेड सेलर। एक अनपेड सेलर अपने गुड्स पे रिटेन कर सकता है पोजीशन। कब कर सकता है? 3 केस होगा तभी कर सकता है। पहला, वेयर द गुड्स आर सोल्ड बाय विदाउट एनी स्टूपलेंसेस। स्टूपलेंसेस का मतलब मैंने बताया था बातें, यानी देखो यहाँ पर देखो लॉ का लैंग्वेज कैसा घुमाया गया है। वेयर द गुड्स आर सोल्ड विदाउट एनी स्टूपलेंस ऑफ क्रेडिट एंड अनपेड, यानी कि इसका हिंदी क्या हुआ कि गुड्स बेचा गया है बिना क्रेडिट की बात किए। स्टूपलेंस मतलब बातें, यानी क्रेडिट की बात कुछ नहीं हुई है, बस बेच दिया गया है। यानी क्रेडिट की बात नहीं हुई है तो कैसे बेचा जाएगा? यानी उसे कैश में बेचा गया, यानी ये कैश सेल हुआ है। क्या हुआ है? ये कैश सेल हुआ है, कैश सेल। सोचो, मतलब एक ऐसा कान पकड़ना हुआ और एक इधर से घूम के ऐसे पकड़ो, बात एक ही है। वो यही बोल रहा है, लॉ का लैंग्वेज है यहाँ कि जहाँ गुड्स सोल्ड हुए विदाउट स्टूपलेंस ऑफ क्रेडिट, यानी बिना क्रेडिट की बातें हुए गुड्स बिके, यानी गुड्स कैश सेल पे बिके और कैश नहीं मिला तो वो अनपेड सेलर कहलाएगा। हम लोग सेक्शन 45 में अभी पढ़ के आए हैं। हाँ, वो कैश से वो अनपेड सेलर कहलाएगा। वेयर द गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, जब गुड्स क्रेडिट पे बिके और क्रेडिट का पीरियड एक्सपायर हो गया और अभी तक पैसा नहीं मिला है, तो उस सिचुएशन में भी एंड बायर इंसॉल्वेंट, बायर क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया। 3 केस है जब हम लियन लगा सकते हैं। ये गुड्स हम मैं अपने गोडाउन में रोक लूंगा। कब? जब मैंने बिना बात किए, बिना क्रेडिट के तुम्हें कैश सेल पे बेचा और तुमने मुझे कैश पेमेंट नहीं किया। दूसरा, मैं कब रोक दूंगा? मैंने क्रेडिट पीरियड पे भेजा, ठीक है, 7 दिन के क्रेडिट पीरियड पे भेजा, 7 दिन एक्सपायर हो गया, तुमने अभी तक मेरे को पेमेंट नहीं की, तो उस समय भी मैं अनपेड सेलर हूँगा और मैं इसे रोक लूँगा अपने ही गोडाउन में। एंड तीसरा कि तुम इंसॉल्वेंट हो गए पेमेंट करने से पहले, तो उस सिचुएशन में मैं फिर अपनी राइट का इस्तेमाल करूँगा, पोजीशन रिटेन करूँगा, लेन लगाऊंगा एंड गुड्स को अपने ही गोडाउन में रोक दूंगा। ये मेरा राइट है एज ए अनपेड सेलर। सेक्शन 48 यूनिट 3 से कनेक्टेड है। सेक्शन 48 बोलता है कि पार्ट डिलीवरी, पढ़ाया था मैंने यूनिट 3 में सेक्शन 34, कि अगर पार्ट डिलीवरी होता है तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि जो रिमाइंडर है उसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर इन प्रोग्रेस। क्या सेलर रिमाइंडर इन प्रोग्रेस पे लियन लगा सकता है? हाँ, लगा सकता है। मान लो कोई पार्ट डिलीवरी भी हुआ है, उसमें कुछ गुड्स डिलीवर हो गए और कुछ अभी सेलर के पास हैं, तो सेलर क्या उस पर लियन लगा सकता है? हाँ, लगा सकता है। बस यहाँ एक्सेप्शन ये है कि सेलर जो है वेव ऑफ ना कर दे, यानी पहले ना बोल दे बायर को कि भाई मैं लियन नहीं लगाऊंगा। अगर उसने ये बात बोल दी बायर को कि मैं लियन नहीं लगाऊंगा, तब वो लियन नहीं लगा सकता। अगर उसने ऐसा कुछ नहीं बोला है तो वो लियन लगा सकता है। पार्ट डिलीवरी के केस में भी लियन एक्सरसाइज होगा, अनलेस कोई डिलीवरी वो पहले ही ना बोल दे कि इन प्रोग्रेस है कि मैं अब लियन इस पर नहीं लगाऊंगा। सेक्शन 49 टर्मिनेशन ऑफ लियन। अब लियन खत्म कैसे होगा? सोचो तुम ही। लियन का मतलब क्या होता है? गोडाउन में गुड्स रोक देना। तो अगर गोडाउन से बाहर हो जाएगा गुड्स तो क्या लियन खत्म हो जाएगा? बिल्कुल खत्म हो जाएगा। वही पहला बात बोल रहा है, वेयर द गुड्स आर हैंडेड ओवर टू द कैरियर, where the goods are handed over to the carrier or bailee on the behalf of buyer without reservation of title of disposal, section 25। तो क्या यहाँ गुड्स तो लियन खत्म हो जाएगा? हाँ, जैसे ही मैं ये डिलीवरी बॉय को दे देता हूँ कि ले भाई बायर को डिलीवर कर दे, या कोई एजेंट को दे देता हूँ बिना रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल अपने रिजर्व किए, तो उस सिचुएशन में क्या मेरा लियन खत्म हो चुका है? हाँ, क्योंकि गोडाउन से गुड्स बाहर जा चुका है। गोडाउन से गुड्स बाहर जाएगा तो मेरा लियन का पावर खत्म हो जाएगा, क्योंकि लियन बोलता है गोडाउन में ही गुड्स को रोक दो। दूसरा, वेयर बायर ऑब्टेन द गुड्स पोजेशन ऑफ गुड्स लॉफुली, या ये गुड्स मैंने तुम्हें ऑलरेडी दे दिया लॉफुली, यानी तुमने जोर ज़बरदस्ती से गुड्स नहीं लिया, तुमने लॉफुली ये गुड्स ऑब्टेन कर लिया, इसका पोजेशन ऑब्टेन कर लिया, तो अब तो मैं लियन कर ही नहीं सकता हूँ। जब मेरे पास गुड्स ही नहीं है तो लियन किस पे होगा भाई? तो लियन खत्म ही हो जाएगा। एंड तीसरा, बाय वे ऑफ लियन, यानी तुमने लियन करना छोड़ ही दिया, मतलब वेव ऑफ कर दिया, भाई मैं लियन करूँगा ही नहीं, तो लियन खत्म होगा। 3 केस है, तुम लियन नहीं कर पाओगे, लियन तुम्हारा खत्म हो जाएगा 3 केस में। पहला, गोडाउन से बाहर निकल गया गुड्स, यानी डिलीवरी के लिए निकल गया या बायर को मिल गया, एंड तीसरा तुमने वेव ऑफ कर दिया अपना राइट ही लियन का। ठीक है। सेक्शन 49 सब सेक्शन 2 बोलता है कि सेलर के पास राइट है कि वो लियन एक्सरसाइज कर सकता है इवन इफ एन ऑर्डर डिक्री मतलब ऑर्डर, कोर्ट का ऑर्डर, यानी कोर्ट का भले मान लो कोई केस हुआ, तुमको पैसा नहीं मिला, केस हुआ, केस में तुम जीत गए, कोर्ट का ऑर्डर आया, ऑर्डर यानी डिक्री बोलते हैं, डिक्री आया कोर्ट का कि भाई सेलर को बायर को आया कि सेलर को पैसा दो,
क्या ये आने के बाद मेरे को लियन छोड़ना पड़ेगा? नहीं, मेरे पास राइट है कि ऑर्डर मिलने के बाद भी मैं लियन एक्सरसाइज कर सकता हूँ। मैं तब तक लियन नहीं छोड़ूंगा जब तक कि मेरे को पैसा नहीं मिलेगा। यानी कोर्ट का ऑर्डर आ भी जाए तब भी मैं गुड्स को रोक के रखूंगा अपने गोडाउन में, तब तक कि जब तक कि वो मेरे को वापस पैसा ना दे। ठीक है। सेक्शन 50 लियन की बात इतनी ही थी कि गोडाउन में गुड्स रोकेंगे तो कैसे रोकेंगे। अब आता है सेक्शन 50 स्टॉपेज इन ट्रांजिट। स्टॉपेज इन ट्रांजिट बोलता है कि गुड्स अभी तक तुम गोडाउन में गुड्स रोक रहे थे, अब मान लो गोडाउन से बाहर निकल गया तो अब तुम लियन तो कर नहीं सकते, लेकिन गोडाउन से जैसे बाहर निकला तो अब तुम क्या करोगे? अब तुम करोगे स्टॉपेज इन ट्रांजिट। यानी बायर के पास गुड्स पहुंचने तक तुम्हारे पास एक और राइट है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट। यानी तुम ट्रांजिट यानी डिलीवरी के टाइम भी गुड्स को रोक सकते हो। ये कब रोक सकते हो? जब तुम्हारा प्राइस अनपेड हो, यानी जो गुड्स तुम रोक रहे हो उसका प्राइस तुमको अभी तक पे ही नहीं किया गया है, गुड्स ट्रांजिट में है। ट्रांजिट स्टॉपेज इन ट्रांजिट तभी लगाओगे, नाम से ही पता चल रहा है स्टॉपेज इन ट्रांजिट। ट्रांजिट में होगे तो ही तो ट्रांजिट में लगाओगे। सेलर हैड पार्टेड विद द पोजीशन ऑफ गुड्स। सेलर ने गुड्स का पोजीशन दे दिया है, किसको? डिलीवरी को, कैरियर को। ये मैंने दे दिया, ले भाई जाके मिस्टर एक्स को डिलीवर कर दे। वो गाड़ी लेकर निकला। सपोज करो कोई डिलीवरी मिस्टर एक्स है, मेरे से लैपटॉप खरीदा 10,000 का, सपोज कर लो 10,000 का मेरे से लैपटॉप खरीदा। मैंने बोला भाई मैं तेरे को शाम में दे दूंगा, तू मेरे को पैसा दे देना शाम में। ठीक है, शाम में दे दूंगा डिलीवरी। ठीक है, शाम में दे दिया तो अभी प्राइस क्या अनपेड है? हाँ अनपेड है। उसके बाद शाम में मैंने लैपटॉप डिलीवरी बॉय को दिया, बोला कि मिस्टर एक्स के घर पे पहुंचा के आ। जैसे ही मैंने डिलीवरी बॉय को दिया, लियन का राइट तो मेरा खत्म हो गया क्योंकि गोडाउन से बाहर निकल गया, मेरे दुकान से गुड्स बाहर निकल गया। जैसे ही वो वहाँ गया, डिलीवरी बॉय लेकर निकला, तो यानी स्टॉपेज इन ट्रांजिट अब मैं कर सकता हूँ। मैंने पार्टेड कर दिया पोजीशन, यानी पोजीशन दे दिया, पार्ट कर दिया यानी दे दिया। एंड बायर, और उसके बाद मेरे को रास्ता में पता चलता है कि मिस्टर एक्स तो इंसॉल्वेंट हो गया, तो मैं फ़ोन करूंगा और बोलूँगा भाई डिलीवरी मत दे, वापस आ जा। ये हो गया मेरा स्टॉपेज इन ट्रांजिट। ट्रांजिट का ड्यूरेशन कब कब है? जैसे ही बायर सेलर जो है कैरियर यानी डिलीवरी के लिए हैंडेड ओवर करेगा गुड्स को, वैसे ही, और जब तक बायर के गुड्स नहीं मिलेगा, ये पीरियड। यानी जब मैंने डिलीवरी बॉय को दिया कि भाई गुड्स को डिलीवरी कर दे, और जब तक बायर या उसका एजेंट को गुड्स नहीं मिलता है, तो ये जो बीच का पीरियड है इसमें मैं स्टॉपेज इन ट्रांजिट लगा सकता हूँ। लियन कब लगा सकता हूँ? जब तक गुड्स मेरे कंट्रोल में है, गोडाउन में है, मेरे दुकान में है। हाउ डज ट्रांजिट कम्स टू एंड? अब ट्रांजिट कैसे खत्म होगा? लियन तो हमने जाना कैसे खत्म हुआ, ट्रांजिट कैसे खत्म होगा? जब डिलीवरी हो गई, गुड्स पहुंच गए बायर के पास, जब गुड्स ही नहीं है तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट कैसे करोगे? दूसरा, बायर ऑब्टेन द डिलीवरी बाय इंटरसेप्शन ऑफ द कैरियर बिफोर द गुड्स रीचेज द डेस्टिनेशन। इसका मतलब समझो, डिलीवरी बॉय लेकर जा रहा था, ठीक है, सपोज करो उसको कहीं जाना था एक्स एड्रेस पे, वो चौराहे पे था, उसने फ़ोन किया कि भाई आपका एड्रेस कहाँ है मुझे बता दो, मैं अभी इस चौराहे पे हूँ। तो जो बायर है उसने बोला अरे भाई मैं तो यही चौराहे पे हूँ, मेरे को दे दो गुड्स। तो क्या एड्रेस पे पहुंचा गुड्स? नहीं, एड्रेस से पहुंचने से पहले ही बायर ने वो ऑब्टेन कर लिया, तो वहाँ पे भी ट्रांजिट खत्म हो जाएगा, क्योंकि गुड्स तो ऑलरेडी बायर ने ले लिया, इंटरसेप्शन करके बीच में आकर गुड्स ले लिया, तो लॉफुली लिया, तो इसलिए कुछ नहीं कर सकता उसमें, ट्रांजिट खत्म, क्योंकि गुड्स तो चलेगा बायर के पास। जहाँ कैरियर अपॉइंट यानी डिलीवरी बॉय जो गुड्स लिया सेलर से वो बायर का ही है, तो भैया तुम ट्रांजिट करोगे कैसे जब वो बायर का ही हो? बायर का बात मानेगा, तुम्हारा बात थोड़ी मानेगा। वेयर द एजेंट रिसीव द गुड्स एंड एक्नॉलेज, मान लो कोई एजेंट, सब बायर का एजेंट है, उसको गुड्स मिल गया और वो बायर को बता देता है कि भाई मैं तेरा गुड्स रखा हूँ मेरे पास है, तो उस समय भी ट्रांजिट खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी गुड्स किसके पास चले गए? बायर के पास चले गए। वेयर कैरियर रॉन्गफुली रिफ्यूज टू डिलीवर द गुड्स टू द बायर, मान लो कैरियर ही मना कर दे, आधे रास्ते से वो लौट के वापस गुड्स दे दे कि भाई मैं नहीं डिलीवर कर रहा, तो उसमें स्टॉपेज इन ट्रांजिट कैसे खत्म होगा? अरे भाई जब गुड्स तुमको डिलीवर कर दिया, वापस कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया, तो भाई वो तो तुम्हारे पास आ गया ना, तो अब तुम डिलीवरी किसको, अब तो तुम लियन लगा सकते हो, तुम्हारे गोडाउन में आ गया, डिलीवरी तो हुआ ही नहीं कंप्लीट। जब गुड्स डिलीवर होगा इन पार्ट में तो ट्रांजिट कंप्लीट होगा रिमेनिंग गुड्स का। मान लो ये पहले वाले पॉइंट से कनेक्टेड है
कि जैसे ही अगर गुड्स डिलीवरी इन पार्ट है तो जो रिमाइंडर है वो उसका स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब खत्म हो जाएगा, जब सेलर उसको वेव ऑफ कर देगा, बोलेगा कि मैं नहीं कर रहा स्टॉपेज इन ट्रांजिट, तो पार्ट का जो है स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं कर सकता। लास्ट, मान लो कोई शिप से गुड्स डिलीवरी हो रहा है और शिप जो है बायर का है, भाई बायर है बहुत अमीर आदमी, उसने शिप भेजी है अपनी डिलीवरी के लिए, तो क्या जैसे ही गुड्स शिप पे चढ़ाया जाएगा गुड्स डिलीवर हो जाएगा, स्टॉपेज इन ट्रांजिट खत्म। जैसे शिप पे गुड्स लोड होंगे, क्यों? क्योंकि शिप किसका है? बायर का, यानी बायर को गुड्स मिल गए। सेक्शन 52, हाउ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इफेक्टेड, यानी स्टॉपेज इन ट्रांजिट होता कैसे। देखो सिंपल बात है, नोटिस देंगे कैरियर को, मैं सेलर, मेरे को स्टॉपेज इन ट्रांजिट करना है, मैं सीधा नोटिस दूंगा कैरियर को, डिलीवरी बॉय को, कि भाई डिलीवरी नहीं करनी है, ठीक है, और वापस ला यहाँ गुड्स। तो वो डिलीवरी बॉय वापस लेके आएगा गुड्स। अगर कोई वापस डिलीवरी करना है हमको, सपोज करो बायर को पता चला कि अनपेड सेलर ने जो है क्या एक्सरसाइज किया, स्टॉपेज इन ट्रांजिट, और अपने पास वापस बुला लिया गुड्स, तो बायर ने पेमेंट कर दी, बायर ने ऑनलाइन पेमेंट कर दी। अब जो मेरे को वापस री डिलीवरी करनी होगी, तो री डिलीवरी का जो भी खर्चा होगा वो मैं उठाऊंगा, वो अब बायर नहीं देगा खर्चा, क्योंकि मैंने स्टॉपेज इन ट्रांजिट किया था। री डिलीवरी का खर्चा मेरे को उठाना होगा। स्टॉपेज इन ट्रांजिट ऐसे ही इफेक्ट होता है, मैं नोटिस दूंगा, कैरियर वापस कर देगा आके, और जो भी री डिलीवरी का खर्चा होगा वो मेरा होगा। स्टॉपेज इन ट्रांजिट लियन ये करने से कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्ट अभी भी रहता है, जैसे ही पेमेंट होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट वापस चल पड़ेगा, समझे। अब ये देखो डिफरेंस बिटवीन है लियन एंड स्टॉपेज इन ट्रांजिट। मैं बता देता हूँ डिफरेंस बिटवीन मॉड्यूल से करना, क्योंकि मॉड्यूल में जो मीनिंग्स या बेसिस लिखे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनको मैं बोलता हूँ रट लो। एग्ज़ाम में अगर बेसिस आएगा तो तुम्हें अगर डिफरेंस बिटवीन आएगा तो बेसिस में अच्छे मार्क्स मिलते हैं, तो डिफरेंस बिटवीन मॉड्यूल से ही करना, उसमें कोई शॉर्ट वर्जन नहीं। हाँ, अंदर का माल मसाला तुम कुछ अपने हिसाब से कर सकते हो। सेक्शन 53, इफेक्ट ऑफ सबसेल और प्लेज, यानी कि सेलर का मेरा राइट ऑफ लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट मैं खो दूंगा। कब खो दूंगा? 3 केस है। पहला, जब सेलर असेंट कर दे, असेंट मतलब मैंने बोला था अप्रूवल दे दे रीसेल के लिए। मान लो ये जो है ये चश्मा तुमने मेरे से खरीदा, और ख़रीदते टाइम मैंने तुम्हें अप्रूवल दे दिया कि भाई तू इसको सब सेल कर सकता है, यानी तू उसको सेल कर दे। पैसा अभी तक मेरे को मिला नहीं है, मैं अनपेड सेलर हूँ, लेकिन मैंने बोला कि तू इसको सेल कर सकता है, मैंने असेंट दे दिया, अपना अप्रूवल दे दिया। अब वो बाद में अगर उसको सेल कर दे किसी और को, तो क्या मैं उस पर कुछ एक्शन ले सकता हूँ प्राइस रिकवर करने के अलावा? नहीं ले सकता, क्योंकि भाई मैंने असेंट कर दिया है, तो मैं अब इस पर लियन या फिर स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं लगा सकता। सपोज करो इसका बिल बना मैंने, और मैंने बोला तुम्हें शाम में मैं इसे डिलीवरी दे दूंगा, शाम में डिलीवरी देने से पहले ही तुमने किसी और को बेच दिया और मेरे को पैसा भी नहीं मिला, तो क्या मैं इस पे लियन लगा लूं? नहीं लगा सकता, क्योंकि मैंने अप्रूव कर दिया था कि भाई तू बेच सकता है, असेंट मैंने दे दिया था। जहां उसका दूसरा केस, बायर जो है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ट्रांसफर कर दिया, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल लिखकर बायर को दे दिया, ठीक है, कि ये ले भाई ये गुड्स अब से तेरा हुआ, इसको मैं शाम में डिलीवर कर दूंगा। शाम में डिलीवरी से पहले ही, पेमेंट मिलने से पहले ही वो जो बायर था उसने गुड्स को सेल कर दिया, रीसेल कर दिया या प्लेज कर दिया। तो उस सिचुएशन में क्या मैं ट्रांजिट, स्टॉपेज इन ट्रांजिट या लियन लगा सकता हूँ? नहीं लगा सकता भाई। जब मैंने अप्रूव कर दिया कि तुम बेच सकते हो, रीसेल कर सकते हो, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ट्रांसफ़र कर दिया, तो भाई मैं कैसे फिर लियन लगा सकता हूँ? मैं लियन नहीं लगा सकता। यानी देखो, अगर परमिशन नहीं दिया तो अनपेड सेलर लियन भी लगाएगा और स्टॉपेज इन ट्रांजिट भी लगाएगा, लेकिन अगर परमिशन दे देता है रीसेल का और जो बायर लिया है वो गुड फेथ में लिया है, तब भैया सेलर के पास ना लियन है ना स्टॉपेज इन ट्रांजिट है। अब सेक्शन 54 देखो, मेन जो फोकस है यही है, रीसेल है। क्यों? क्योंकि भाई लियन और तुम स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर क्यों रहे हो? रीसेल करने के लिए, ताकि तुमको लॉस ना हो। अपने गुड्स को तुम रोक क्यों रहे हो? ताकि तुम कहीं और बेचकर अपना पैसा रिकवर कर लो। मेन मोटिव तो यही है।
तो देखो गुड्स रीसेल कैसे कैसे होंगे। अगर पेरिशेबल गुड्स हैं यानी जो खराब हो जाएंगे जल्दी, उन्हें बिना नोटिस के भी सेलर बेच सकता है। मान लो मैंने कोई सब्जी का कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ मेरे साथ, तुम्हारा फल का कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ एंड तुमने पैसा नहीं दिया, मैंने लियन या स्टॉपेज इन ट्रांजिट करके गुड्स अपने पास मंगवा लिए, तो वो पेरिशेबल है, वो खराब हो जाएंगे, तो मैं तुम्हें बिना बताए, भले ही तुम्हारे पास ऑनरशिप हो, मैं इसको बेच सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैलिड ट्रांसफर होगा। अब कोई पेरिशेबल नहीं है, जैसे कि ये पेन पेरिशेबल नहीं है, तो उस सिचुएशन में मेरे को एक नोटिस देना होगा, नोटिस देना होगा बायर को कि भाई देख ये जो है गुड्स मैं रीसेल कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को लॉस हो रहा है तो मैं रीसेल कर रहा हूँ। इस नोटिस के देने के फ़ायदे क्या है? नोटिस के देने के दो फायदे हैं। पहला कि अगर कोई लॉस होता है तुमको, यानी ये सपोज करो हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड हुआ कि इसे मैं 500 में तुम्हें बेचूंगा, ठीक है, तुमने पैसा दिया नहीं, मैंने लियन कर लिया, उसे रोक लिया, अब मैं रीसेल करना चाहता हूँ किसी और को, रीसेल करना चाहता हूँ किसी और को, वो बोल रहा है कि ये पेन मैं 450 में लूँगा, यानी 50 रुपीज़ तुमसे कम मिल रहा है मेरे को, तो मैंने उसे 450 में बेच दिया और तुम्हें नोटिस दिया है मैंने कि भाई ये नोटिस है कि मैं इसे रीसेल कर रहा हूँ, तुम्हें लेना है तो मुझे पेमेंट कर दो 2 तारीख तक, नहीं तो मैं इसे उसे दे रहा हूँ, ठीक है। उस सिचुएशन में जैसे ही मैं बेचूंगा 450 का और असली कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो तुम्हारे साथ हुआ था 500 का, तो बीच का डिफरेंस जो 50 है ये तो मेरे को लॉस हो रहा है, तो ये लॉस मैं रिकवर कर लूंगा तुमसे एज अ बायर, तुमसे मैं 50 रुपये ले लूंगा। क्यों लूंगा? क्योंकि मैंने नोटिस दिया था। अब मान लो कोई प्रॉफिट हुआ, यानी उसने 600 में खरीदा, एक 100 का प्रॉफिट हुआ, तो क्या मैं प्रॉफिट तुम्हें दूंगा? नहीं दूंगा भाई, नोटिस दिया था, मैं प्रॉफिट मैं कमाऊंगा, कोई लॉस होगा तो तुमसे रिकवर करूंगा। लेकिन यहीं पे एक्सेप्शन है, अगर ऐसा नोटिस तुमने नहीं प्रोवाइड किया, ओहो, अगर ऐसा नोटिस तुमने नहीं प्रोवाइड किया तो जो भी लॉस होगा वो मैं तुमसे नहीं मांग सकता, यानी 50 रुपीज़ मैं तुमसे रिकवर नहीं कर सकता, और अगर कोई प्रॉफिट होगा जो 100 का प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट मुझे तुम्हें देना पड़ेगा, यानी मैं नहीं रख सकता। तो भाई इसमें अनपेड सेलर का घाटा है, इसलिए बोला जाता है कि नोटिस दे दिया कर भाई। कोई सब्सिक्वेंट बायर जो मेरे से एक्वायर किया गुड फेथ में, तो उसको वैलिड टाइटल मिलेगा। सेक्शन 30 याद करो, ये यूनिट 2 में भी बोला गया था, ठीक है, यूनिट 2 नहीं, यूनिट 3 में। एक्सप्रेसिवली, अब यहाँ देखो कभी कभी होता है क्या, गुड्स एक्सप्रेसिवली, गुड्स में मतलब कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेसिवली लिखा रहता है कि अगर बायर पेमेंट नहीं करेगा तो सेलर के पास, अनपेड सेलर के पास राइट है कि वो रीसेल कर सकता है, पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में बना देता है सेलर। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, नोटिस देने की जरूरत नहीं है, पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है भाई, एक ही चीज़ 2 बार कितना करेगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा है तब भैया नोटिस देना, अगर नोटिस नहीं दोगे तो लॉस रिकवेबल नहीं है एंड प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएंगे। क्लियर बात है, बस यही बोला गया, डीम कर लिया जाता है कि नोटिस ऑलरेडी सर्व्ड है। ये देखो राइट अगेंस्ट गुड्स में देख लो, लियन, स्टॉपेज इन ट्रांसिट, रीसेल, और जब ऑनरशिप और पोजीशन दोनों बायर के, सेलर के पास है, तो सिचुएशन में विथहोल्ड डिलीवरी, जिसको क्वाजी लियन भी बोलते हैं। अब सेलर के क्या क्या राइट्स हैं बायर के अगेंस्ट में, ये तो गुड्स सब समझ रहे थे तुम, इसके अगेंस्ट, इसके लिए मेरे पास क्या क्या राइट है, लियन करके रोक सकता हूँ, स्टॉपेज इन ट्रांसिट करके रोक सकता हूँ, एंड विथहोल्ड डिलीवरी कर सकता हूँ, रीसेल कर सकता हूँ। अब मान लो मैंने ये पहुंच गया है तुम्हारे पास, पोजीशन अब तुम्हारे पास है, तो उस सिचुएशन में अब मैं तो गुड्स के साथ तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अब मैं तुम्हारे अगेंस्ट में एक्शन लूंगा। क्या क्या एक्शन लूंगा? सेक्शन 55 सूट फॉर प्राइस, अगर मैं कोर्ट जाके सीधा केस कर सकता हूँ कि भाई देख पैसा नहीं मिला है, गुड्स ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुके हैं, डिलीवरी भी हो चुकी है, मैं लियन तियन तो कर नहीं सकता, तो मेरे को पेमेंट दे दो, पैसा दे दो। प्राइस के लिए सूट कर सकता है, क्या सू कर सकता है? हाँ कर सकता है। एक चीज़ यहाँ पर नोटिस कर लेना, यहाँ नोट्स में लिखा हुआ है कि भले ही पेमेंट का कोई भी टाइम हो, डिलीवरी हो या ना हो, ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो या ना हो, अगर कोई पेमेंट का टाइम है, सपोज करो कि 10 दिसंबर को मेरे को पेमेंट मिलना है, कॉन्ट्रैक्ट बन गया हम लोग का कि 10 दिसंबर को मिलना है, जैसे प्राइस मिलेगा तब ऑनरशिप ट्रांसफ़र करूँगा मैं, एंड उसके बाद ही गुड्स की डिलीवरी भी होगी। उस सिचुएशन में भी मैं 10 तारीख को पैसा नहीं मिला तो मैं
क्या सूट फॉर प्राइस कर सकता हूँ एज अंडर सेक्शन 55? हाँ मैं कर सकता हूँ सूट फॉर प्राइस उसके भी अंडर में, यानी पेमेंट के डेट पे अगर पेमेंट नहीं मिली तो भाई मैं सूट फॉर प्राइस सेक्शन 56 के अंदर तुम्हें सीधा कोर्ट लेके जा सकता हूँ। सेक्शन 56 डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, याद करो सेक्शन 43 एंड 44 यूनिट 4 का, यानी 44 क्या बोलता था कि अगर रॉन्गफुल रिफ्यूजल बायर करता है तो उस सिचुएशन में सेलर जो है रिमोट चार्जेस ले सकता है। तो यहाँ पर वही बात आगे बढ़ा के बोला जाता है कि सेलर जो है बायर से डैमेजेस क्लेम कर जाता है। मान लो कि मैंने ये गुड्स तुम्हें डिलीवरी के लिए भेजी, तुमने जानबूझ के बिना कोई वैलिड जस्टिफिकेशन के लिए गुड्स को मना कर दिया और वापस आने टाइम ये गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, तो क्या मैं तुमसे खर्चा ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ। सेक्शन 56 के अंदर मैं डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस क्लेम कर सकता हूँ। सेक्शन 60 रेप्यूडिएशन मतलब कैंसिल, मान लो तुमने पेमेंट देने से ही मना कर दिया, क्या मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ भाई, ये तो जेन्युइन से कॉमन सेंस है कि जैसे ही पेमेंट डिनाय होगा, चाहे तुम पहले करो या बाद में करो, ठीक है, ड्यू डेट से पहले भी अगर तुम करोगे, सपोज करो ये मैं तुम्हें बेच रहा हूँ, तुमने बोला 10 तारीख को मैं इसका पेमेंट करूँगा, ठीक है, 10 से पहले तुमने 9 तारीख को बोला कि मैं पेमेंट नहीं कर रहा भाई, डिनाई कर दिया, तो क्या मैं तुम्हें 9 तारीख को केस कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। रेप्यूडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी तुमने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, उसका केस मैं तुम पे कर सकता हूँ। दूसरा केस मैं क्या कर सकता हूँ, मैं 10 तारीख तक का वेट करूँगा कि 10 तारीख तक कहीं भूला भटका मुझे पेमेंट दे दे, और अगर 10 तारीख तक तुमने फिर पेमेंट नहीं दिया तो मैं 10 के बाद तुम पे केस कर सकता हूँ। हाँ कर सकता हूँ, यानी मैं 9 को भी केस कर सकता हूँ, मैं 10 तक डेट तक रुक भी सकता हूँ और उसके बाद भी केस कर सकता हूँ, ठीक है। अगर जो मैं 9 तक मैं केस कर देता, 9 को रिप्यूडिएट हुआ और उसी समय मैं केस कर देता, उसी को एंटीसिपेटरी ब्रीच भी बोलते हैं, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट में तुम लोग डिटेल में पढ़ोगे। सूट फॉर इंटरेस्ट, मान लो कि पेमेंट तुमने लेट कर दी, तो क्या मैं तुमसे इंटरेस्ट चार्ज कर सकता हूँ? हाँ भाई कर सकता हूँ, अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, और अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा है तो मेरे को एक नोटिस देना होगा तुम्हें कि भाई मैं अब से इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूँ पेमेंट पे इतना %, ठीक है। और अगर मैं कोर्ट गया तो कोर्ट भी मेरे को इंटरेस्ट अवॉर्ड में दे सकता है एज अनपेड सेलर में, ये बोलकर कि भाई इतना % है। रेट क्या होगा? रिजनेबल, जो इंटरेस्ट रेट रिजनेबल लगेगा उस पर मेरे को इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब ये भाई सेलर 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 सेलर, क्या बायर के पास कोई राइट नहीं है? हाँ भाई बायर के पास भी राइट है। सेक्शन 57 बायर के पास राइट है डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी। मान लो उसने डिलीवरी कैंसिल की तो मैं उससे रिमोट चार्जेस सब क्लेम कर रहा हूँ, अब मैंने ही नहीं डिलीवरी की, तब मेरे पे क्या होगा? तो भाई वो मेरे से क्लेम करेगा डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी। मान लो कोई गुड्स बायर उसके कारण कोई लॉस इंकर किया, या फिर कुछ भी डिले डिलीवरी या डिलीवरी ना होने के कारण कोई भी दिक्कत अगर बायर को हुई मेरे कारण, मेरे डिलीवरी ना करने के या मेरे डिले डिलीवरी के कारण, तो भैया मेरे को कोर्ट के चक्कर लगाएगा। सेक्शन 56, 57, 58 सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, यानी मान लो मैंने डिलीवरी नहीं की, मैंने कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर दिया, तो कोर्ट में जाकर क्या बायर बोल सकता है कि इसको ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करवाओ? हाँ ये बोल सकता है। 4 कंडीशन है कि बोल सकता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाना है, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करवाना होगा। कब कब? जब डैमेजेस एडुकेट ना हो। मान लो मैंने कोहिनूर का हीरा का कॉन्ट्रैक्ट बनाया और बाद में मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं बेच रहा कोहिनूर का हीरा, तो क्या तुम कोर्ट में जाकर बोल सकते हो कि भाई मेरे को कोहिनूर का हीरा चाहिए, उसको बोलो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करे? समझे? तो यहाँ पर उसका डैमेजेस तो मैं एडुकेट नहीं है ना, मैं उसको कितना ही डैमेज दूंगा, कोहिनूर हीरा का भाई क्या ही मैं उसको डैमेज दूंगा, तो वहाँ डैमेजेड एडुकेट नहीं है। गुड्स स्पेसिफिक होने चाहिए, यानी असर्टेन, अनअसर्टेन नहीं। क्या कोहिनूर का हीरा असर्टेन है? हाँ असर्टेन है, ठीक है। स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक है। क्या वो एडुक्वेट है? उसके लिए कोई डैमेजेस एडुक्वेट है? नहीं है। क्या गुड्स यूनिक नेचर का? हाँ भाई वो ओनली 1 पीस है इस पूरे वर्ल्ड में, तो वो यूनिक तो है ही है। एंड लास्ट, क्या वो पॉसिबल है रिलीफ एक्ट के अंदर? ये तुम आगे पढ़ोगे, ये खाली समझ लो कि क्या स्पेशल रिलीफ एक्ट के अंदर ये पॉसिबल है, तो हाँ ये पॉसिबल है। तो क्या तुम मेरे से स्पेशल परफॉर्मेंस यानी ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करवा सकते हो? हाँ भाई करवा सकते हो। सेक्शन 59 सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी। अब कंडीशन एंड वारंटी पढ़ा था तुमने। मान लो कोई वारंटी, इम्प्लाइड वारंटी ब्रीच हुआ, तो
बायर तो भाई क्लेम मांगेगा, ये तो नॉर्मल सा बात है। क्लेम दो तरीके से मांग सकता है, पहला डैमेजेस मांग सकता है, ठीक है, एंड दूसरा डिनोमिनेशन ऑफ प्राइस, यानी प्राइस कम करवा सकता है। इसका 500 रुपये बोला भाई इम्प्लाइड, मैंने कोई इम्प्लाइड वारंटी ब्रीच की है तो बोलेगा भाई 500 नहीं, इसका मैं 200 दूंगा, मैं एज अ डैमेजेस क्लेम कर रहा हूँ, 300 रुपये मेरे को छोड़ दो। क्या ये वो कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। और एक्सटेंशन, या फिर बोलेगा मेरे को फ्री में दो क्योंकि तुमने इम्प्लाइड वारंटी की है, एज अ डैमेजेस मेरे को ये पेन फ्री में दो, यानी प्राइस कम भी करवा सकता है, बिल्कुल ख़त्म भी करवा सकता है, एंड डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है। अब देखो सेक्शन 60 यहाँ भी आता है, यानी देखो सेक्शन 60 एंड 61 ये दोनों कॉमन सेक्शंस है, यानी दोनों बायर और सेलर दोनों के पास राइट है। यानी सेक्शन 60 बात कर रहे थे हम लोग इससे पहले कि अगर बायर रिप्यूडिएट करे, अब मान लो सेलर ही रेप्यूडिएट करे कॉन्ट्रैक्ट, तो उस सिचुएशन में भी दूसरा आदमी, देखो कोई भी रेप्यूडिएट करे, कैंसिल करे कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा आदमी उसी समय उस पर केस कर सकता है या डिलीवरी डेट तक का वेट कर सकता है और उसके बाद केस कर सकता है। यही बात बोला है सेक्शन 60। 61 बोल रहा है सूट फॉर इंटरेस्ट, ये सेम बात है। मान लो बायर को डिलीवरी अभी तक हुई नहीं, सेलर ने डिलीवरी डिले कर दी, तो क्या बायर इंटरेस्ट के लिए मांग सकता है? हाँ, वो भी इंटरेस्ट क्लेम कर सकता है। तो भाई सेक्शन 60 एंड 61 जो है कॉमन है, बायर करे या सेलर करे दोनों के पास राइट है कि वो ये सब काम कर सकते हैं। सेक्शन 64 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इससे रिसेंट में एक क्वेश्चन आए हुए हैं, चलो इसको पढ़ते हैं। सेक्शन 64 ऑक्शन सेल। ऑक्शन सेल तुमने देखा होगा आईपीएल में मेनली करते हुए। तो ऑक्शन सेल एक एग्रीमेंट है जहां ग्रुप ऑफ बिडर्स को बुलाया जाता है। देखो ऑक्शन सेल कॉन्ट्रैक्ट या ग्रुप ऑफ बिडर्स को जो इनविटेशन मिलता है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, वो इनविटेशन है कि तुम आओ और हमें ऑफर दो। जो ऑफर मिला कि भाई जैसे कि आईपीएल हुआ, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इन सबको ऑफर मिला कि आइए और आप लोग प्लेयर्स पे बिड लगाइए। तो ये ऑफर इनविटेशन टू ऑफर है, यानी वो लोग आके ऑफर देंगे, ना कि वो लोग को ऑफर मिला है कि तुम लोग आओ। यानी वो लोग आए ना आए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो लोग आके ऑफर देंगे, ठीक है। तो इनविटेशन क्या, ऑक्शन सेल एक एग्रीमेंट है जहां पे ग्रुप ऑफ बिडर्स को बुलाया जाता है बिडिंग प्रोसेस से कि आइए और गुड्स पे जो है बिड लगाइए। और ये करवाता कौन है? एक मर्केंटाइल एजेंट करवाता है, वो जो हथौड़ा लेके बनता है, 7 लाख 7 करोड़ ऐसा, ठीक है। अब रूल्स क्या क्या रिलेटेड है इसके, देखो अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड ईच लॉट ऑफ गुड्स सोल्ड सेपरेटली। यानी आईपीएल में देखे हो ऋषभ पंत अलग बिकता है, केएल राहुल अलग बिकता है, विराट कोहली अलग बिकता है, रोहित शर्मा अलग बिकता है। यानी ऑक्शन सेल का रूल है कि जब तक डिसाइड ना हो, जब तक कुछ अलग से एग्रीमेंट ना बने, तो जो भी गुड्स हैं सब अलग अलग बिकेंगे, ईच लॉट सेपरेटली बिकेगा, ठीक है। दूसरा, ऑनरशिप ट्रांसफर कब होगा? जब तुम हैमर मार दोगे, हैमर जैसे मरेगा ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा। वहां तुम लोग आईपीएल के ऑक्शन में तुमने देखा होगा ऋषभ पंत सोल्ड टू दिल्ली कैपिटल्स, तो जैसे हैमर गिरा वो ऑनरशिप ट्रांसफर हो गया, ठीक है। और कोई अदर कस्टमरी मैनर, यानी कहीं का और कोई मैनर है, यानी कोई अलग तरीके से वो लोग ऑनरशिप ट्रांसफर करते, तो वो जब तरीका होगा तो वो ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। ऑनरशिप ट्रांसफर होने से पहले बीडर रिट्रैक्ट कर सकता है अपना बीड, यानी कि हैमर के गिरने से पहले क्या बीडर बोल सकता है भाई मैं अपनी बीड वापस कर रहा हूं? हाँ, वो कर सकता है हैमर के गिरने से पहले। हैमर के गिरने के बाद अगर करेगा तो नहीं हो सकता, क्योंकि ऑनरशिप हैमर के गिरने पे ही ट्रांसफर हो गया। अब मान लो हैमर गिरा और उसके बाद उसने बोला कि भाई मैं नहीं ले रहा ये गुड्स, मैं नहीं ले रहा, भाई चप्पल खोलेगा, क्योंकि जैसे हैमर गिरा ऑनरशिप ट्रांसफर हो गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, तुम्हें पैसा देना होगा, ठीक है। क्या सेलर पार्टिसिपेट कर सकता है ऑक्शन में? हाँ भाई वो कर सकता है, सेलर भी पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन उसको ये बताना पड़ेगा ऑक्शनर को जो करवा रहा है, जो हैमर लेकर करवा रहा है, वो बताएगा कि भाई एज अ सेलर मैं भी पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, ठीक है। अब सेलर क्यों करता है मेनली पता है? प्राइस बढ़ाने के लिए। एक टकलू अंकल है, तुमने देखा होगा आईपीएल में दिल्ली की तरफ से खेलते हैं भाई, वो प्राइस जानबूझ के बढ़ा देते हैं। तो वो भले ही सेलर नहीं है, लेकिन ऐसा एज एग्जाम्पल तुम लोग समझो, गुड्स शैल बी शेल्ड अबव मिनिमम प्राइस और रीसेट प्राइस। जो मिनिमम प्राइस होगा वहां से ही स्टार्ट होगा और उसके अबव बिकेगा, उसके नीचे नहीं। तुमने देखा होगा सारे प्लेयर का बेस प्राइस होता है, उस बेस प्राइस से स्टार्ट होता है, उसके अबव बिक सकते हैं, उसके अंडर नहीं बिक सकते,
ठीक है। सेलर कैन इंगेज इन पफर, पफर यानी झूठ सूट का बिडिंग लगाकर पैसा बढ़ा रहा है, ठीक है। सेलर क्यों इंगेज होता है, यही काम से इंगेज होता है सेलर, कि भाई जानबूझ के पैसा बढ़ाएगा ताकि सेलर को फायदा हो, तो पफर में इंगेज हो सकता है। लेकिन ये वॉइडेबल है, यानी अगर कोई दूसरा आदमी ये प्रूव कर दे कि भाई सेलर जानबूझ के पैसा बढ़ा रहा है तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। लास्ट सेक्शन 64A ये सिंपल बात बोलता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर मेरे और तुम्हारे बीच में बना 3 महीने के बाद उसे हम लोग को परफॉर्म करना है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट में टैक्स भी लगता है, जीएसटी वगैरह, तो जीएसटी मान लो अभी 7% है सपोज करो, और इन फ्यूचर वो हो जाता है जब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है तो वो 10% हो जाता है। तो क्या तुम 10% पे पैसा दोगे या 7% पे पैसा दोगे? तो जो भी टैक्स में इवेजन होता है यानी टैक्स में रिफॉर्म वगैरह आते हैं तो उसमें बायर को ही पे करना पड़ता है इंक्रीज प्राइस, यानी उस समय जो टैक्स का प्राइस होगा वो बायर को पे करना होगा, भले ही कॉन्ट्रैक्ट के टाइम में कोई भी अमाउंट बना हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी टैक्स, अगर टैक्स का अमाउंट बढ़ गया है, टैक्स इंक्रीज हो गया है तो बायर को इंक्रीज प्राइस पे करना होगा, अगर टैक्स घट गया है तो बायर को डिक्रीज प्राइस पे करना होगा, लेकिन करना बायर को ही है, सेलर उसमें कुछ नहीं कर सकता। बायर बाद में ये नहीं बोल सकता कि भाई कॉन्ट्रैक्ट के टाइम में तो 7% ही था, नहीं भाई, जो उस टाइम पे जीएसटी होगा, टैक्स लगेगा, उस टाइम पे तुम्हें वो टैक्स बायर को देना होगा। यहाँ पर तुम्हारा होता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट खत्म, तुमने 21 मार्क्स का ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, 6 मार्क्स का एलएलपी, एंड फ्रॉम 10th दिसंबर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द बिग जाइंट फिश कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 32 मार्क्स का। अगर इसको तुम इन डेप्थ कर लोगे भाई तो मिलके ही ये 59 नंबर के होते हैं, आराम से सीए फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा। और मेरा टारगेट है कि मैं कंपनी भी इसी दिसंबर के मंथ में मैं पूरा ये पाँचों के पाँचों निपटा दूँ, तो मिलकर हो जाएगा ये टोटल 80 मार्क्स का। अगर टाइम मिला तो आईआरएफ भी मैं कर दूंगा, तो सोचो दिसंबर में तुम 86 मार्क्स का तुम कंप्लीट कर लोगे लॉ, एंड तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो भाई आसानी से क्लियर हो जाएगा। फाउंडेशन का अकाउंट्स का भी मैंने 2 क्लासेस लिया है, मैं तीसरा इन्वेंट्री ऑलरेडी अपलोड में मतलब रिकॉर्ड हो चुका है, अपलोड करना बाकी है, तो इन्वेंट्री भी जल्दी ही आने वाला है। तो भाई तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट में करो। मैं इकोनॉमिक्स का भी लाऊंगा भाई, आराम से सब कुछ आएगा, बस चैनल पे जुड़े रहो। तुमने मेरे पे ट्रस्ट किया, मैं तुम्हारा ट्रस्ट नहीं तोड़ूंगा। एंड मैं बता देता हूँ, अगर तुम्हें पर्सनली कोई चीज़ बात करनी है या कुछ पूछना है, समझना है, या कुछ मोटिवेशन वगैरह, मतलब कुछ कोई भी डाउट कुछ भी हो, तो तुम मेरे इंस्टाग्राम पे कर सकते हो मैसेज पर्सनली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं रिप्लाई कर दूंगा। टेलीग्राम तो ऑलरेडी है, अगर डाउट है तो टेलीग्राम पे भेज सकते हो, नहीं तो पर्सनली ये इंस्टाग्राम मेरा आईडी है, तो तुम इस पर भी मेरे को फॉलो रिक्वेस्ट करो, मैं फॉलो बैक भी कर दूंगा। एंड तुम्हें कोई भी डाउट होगा तो वो मैं क्लियर भी कर दूंगा। सो मेहनत करते रहो, हम लोग मिलके बनेंगे सीए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।